नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है और वर्ष 2026 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें सबसे बड़ी लड़ाई अगर कहीं होना है तो वो बंगाल है। बंगाल, ममता बनर्जी का बंगाल, जहां 15 वर्षों से ममता बनर्जी शासन में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल के दरवाजे को खटखटा रही है। बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी लगातार झिंझोड़ रही है। ममता बनर्जी 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती, किसी भी ऐसे मुद्दे पर चुप नहीं रहना चाहती जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया जा सके। आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव और 19 का लोकसभा चुनाव। 19 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक परिणाम लेकर आया था, जब बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीट जीतने में कामयाबी पाई थी। आपको याद होगा 2021 का विधानसभा चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2016 के 3 विधायकों वाली पार्टी ने अपना आंकड़ा 77 तक पहुंचा लिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन गिरा। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 38% वोट लाई थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी मात्र 77 सीटों पर अटक गई। इसलिए अटक गई क्योंकि बंगाल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और सीपीएम लगभग महत्वहीन हो गई थी। आमने सामने का मुकाबला था ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच। आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी का वो भाषण का स्टाइल, दीदी ओ दीदी, याद होगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करने जा रही। इस चुनाव में अभी 2 दिन का दौरा अमित शाह का बंगाल, 2 दिन का असम का दौरा जो समाप्त हुआ, उससे जो संकेत निकल कर आए, जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास अमित शाह ने किया, उससे एक बात स्पष्ट है कि बंगाल का चुनाव 2026 का मोदी बनाम ममता नहीं होगा, मोदी बनाम अमित शाह होगा। और अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी में अब अमित शाह का कद क्या है। क्या कद है? बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीति में कितना बड़ा रोल निभाता है, इस बात का आप केवल इस एक उदाहरण से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को टारगेट करके ही अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति किया है, नितिन नवीन को। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने केवल इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जिससे कि बंगाल की राजनीति में जो कायस्थ मतदाता हैं, मित्रों एक बात मैं बताऊं आपको, पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी अगर कायस्थ जाति अगर किसी राज्य में है तो बंगाल की राजनीति में है। और नितिन नवीन की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा जब नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चार्ज लेने दिल्ली पहुंचे थे पटना से, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अमित शाह नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए बुके लेकर खड़े थे, याद है। नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति बंगाल चुनाव को टारगेट करके किया गया है। बंगाल में 2 बड़े मुख्यमंत्री जो लंबे समय तक ज्योति बसु सहित रहे कायस्थ समाज से थे, जिसे बंगाल में आप कहते हैं ना भद्रलोक, सुना होगा देश भर के लोगों ने, बंगाली भद्रलोक। खई के पान बनारस वाला गाना तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन बंगाल के दामाद है अमिताभ बच्चन,
तो बंगाली बाबुओं को देखा होगा आपने, चक चक उजला कुर्ता, उजला धोती, मुंह में पान खाकर भद्रलोक की तरह कॉफी हाउस की संस्कृति, जहां राजनीति की गप्पें, साहित्य, कला, संस्कृति की बातें और देश विदेश की राजनीति पर उनका मंतव्य। ये जो बंगाली भद्रलोक की आबादी है बंगाल के अंदर, उसमें ब्राह्मण की तुलना में कायस्थ जाति ज्यादा प्रभावी है। एक दूसरा कारण समझिए, बंगाल वह राज्य है मित्रों जहां की राजनीति में ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ी भूमिका होती है। ट्रेड यूनियन की जितने भी सरकारी और निजी क्षेत्र तो खैर खत्म हो गए लगभग बंगाल में, सरकारी क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े ट्रेड यूनियन हैं, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, हर जगह आप देखेंगे यही बंगाली बाबू भद्रलोक बैठे हैं और अधिकतर हैं कायस्थ समाज से। सुभाष चंद्र बोस की जाति के लोग हैं, ज्योति बसु की जाति के लोग हैं। नैरेटिव बिल्डिंग में यह जाति सबसे आगे है बंगाल की राजनीति में, नैरेटिव बिल्डिंग में सबसे आगे है। और आपको पता है अधिकतर चुनाव जो देश के अंदर जीते जाते हैं, परसेप्शन क्रिएट करके जीते जाते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग क्रिएट करके जीते जाते हैं। देश के अंदर मोदी का कोई विकल्प नहीं, ये जो नैरेटिव बना हुआ है उसका लाभ देखिए मोदी को कितना मिलता जा रहा है। मोदी के खिलाफ विपक्ष मजबूत नहीं, कितना लाभ मिलता है बीजेपी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा एक तो हो गई उनकी नियुक्ति हो गई नितिन नवीन की, अब नितिन नवीन की जबरदस्त ड्यूटी लगाई गई है बंगाल में, अभी शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब अमित शाह 2 दिन के दौरे पर थे तो मैक्रो मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नाराज चल रहे नेता, घर बैठ गए नेता, सबको एक्टिवेट कर दिया है अमित शाह ने। दिलीप घोष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अब तक के सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष घर बैठे थे। यहां तक की चर्चा चली थी कई बार कि दिलीप घोष ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के लोकार्पण के दिन ममता बनर्जी के साथ दिखे थे। चर्चा थी कि शुभेंदु मुखर्जी से उनका मनमुटाव चल रहा है, समीक भट्टाचार्य को नहीं चाहते वो। लेकिन जब अमित शाह पहुंचे बंगाल, सबको बुलाया, सबको सम्मान दिया और सबको फिर से एक्टिवेट करने का जो प्रयास किया अमित शाह, ये अमित शाह का मैक्रो मैनेजमेंट है। उसके अलावा वाक युद्ध मतलब क्या? भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में मोर्चा खोल दिया है, मुद्दे तय कर दिए हैं कि मुद्दे क्या होंगे। बांग्लादेश, बंगाली मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठिया, मतलब केवल यही मुद्दे होंगे बंगाल के अंदर। SIR, ये मुद्दे होंगे। चुनाव आयोग से मिल के आए हैं अभिषेक बनर्जी, मुद्दा बनाना शुरू है कि नहीं ये जो है EVM की गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी कहां है, वोटर लिस्ट की है। अब राहुल गांधी से अलग लाइन लेते दिखे अभिषेक बनर्जी। तो ये सब चीजें क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी भी अपनी ओर से नैरेटिव बिल्डिंग करने का प्रयास कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी भी अपने अनुसार, जब उन्होंने CEC मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कहा कि उंगली मत दिखाओ, ये सब बयान, तो ये सब बयान केवल बंगला स्वाभिमान को जगाने के लिए, बंगाली अस्मिता की बात जिसकी चर्चा करती है ममता बनर्जी, इसी के लिए नैरेटिव सेट हो रहा है। वहीं अमित शाह लगातार क्या कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल की चिंता नहीं है, ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, यही मुद्दा है। अब अमित शाह, ममता बनर्जी क्या कहती है कि ये तो होम मिनिस्ट्री की ड्यूटी थी ना कि बांग्लादेशी अगर बंगाल में घुसता है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर आते हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। यह ममता बनर्जी का आरोप। तो अमित शाह कहते हैं कि हमको 400 किलोमीटर का जो फेंसिंग बचा हुआ है बांग्लादेशी बॉर्डर का, वो फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है ममता बनर्जी। मतलब ममता बनाम अमित शाह, चाहे वो रणनीति का मामला हो, चाहे आरोप प्रत्यारोप का मामला हो, इस बार नरेंद्र मोदी पीछे, अमित शाह फ्रंट फुट पर। पिछले चुनाव को याद कीजिए आप, नरेंद्र मोदी सीधा मुकाबला कर रहे थे ममता बनर्जी से,
इस बार अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, चूंकि जितना भी मामला है बंगाल के चुनाव को बांग्लादेश से जोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की योजना एक। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि चाहे लोकसभा चुनाव 2024 या 2021 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, उसका एक और कारण था। उसका एक कारण था लचर बूथ मैनेजमेंट। ममता बनर्जी बूथ मैनेज करने में ज्यादा प्रभावी रही, इसीलिए अमित शाह इस बार माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट के लिए बंगाल को 6 भागों में बांटा है मित्रों। और 6 भागों में बांटकर भारतीय जनता पार्टी 6 प्रदेश संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों में, इन सभी के लिए 6 महीने की ड्यूटी 6 भागों में बांटकर 6 संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री स्तर के व्यक्ति को 6 जोन में बांटकर 6 महीने की ड्यूटी लगाई है बंगाल में। दिसंबर से ही चालू है ड्यूटी। इसके अलावा हर विधानसभा को चिन्हित किया जा रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा चुनाव या पिछले विधानसभा चुनाव के अंतर्गत या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को किस वार्ड में, किस पंचायत में बीजेपी को बढ़त मिली थी और किस पंचायत में टीएमसी को बढ़त मिली थी, और फिर उसका डाटा एनालिसिस कि जहां ममता बनर्जी की पार्टी को बढ़त मिली थी उस बढ़त को बीजेपी कैसे अपनी तरफ माने बीजेपी को का बढ़त वाले क्षेत्र में बदल सकती है, और जहां बीजेपी को बढ़त मिली थी तो बढ़त कैसे बढ़ा सकती है। इसके लिए डाटा एनालिसिस और पेशेवरों की टीम बंगाल में भेज दिया गया है अमित शाह के द्वारा। और साथ ही आने वाले अगले 4 महीनों के लिए पूरे देश भर से लगभग 10,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रयास यह है कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 30 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी कार्यकर्ता हों, मतलब अन्य राज्य से, दूसरे राज्य से, बंगाल के नहीं बल्कि अन्य राज्यों के सबसे अधिक संख्या रहेगी। चूंकि असम में चुनाव है बंगाल के साथ, तो असम में नहीं, बंगाल चुनाव में झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, ये जितने भी राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के शासित और भारतीय जनता पार्टी के गैर शासित राज्य भी, वहां से कार्यकर्ताओं की टोली भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए के नेतृत्व में एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद होंगे। 3 सांसद हर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। हर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 सांसदों और 10 विधायकों की ड्यूटी बंगाल चुनाव में लगाने जा रही है। 3 सांसद और 10 विधायक की ड्यूटी, और साथ में बाहर से 30 कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहने वाले हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रही है। यहां तक कि जो कार्यकर्ताओं की, बड़े नेताओं की बैठक हुई, उसमें भी अमित शाह ने कोलकाता की 28 में से 22 सीट कैसे जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, 28 में 22 सीटें बीजेपी जीत सकती है, उसके सूत्र अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है अन्य राज्यों में कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत रही शहरों में, लेकिन बंगाल में हमारा उल्टा है। हम ग्रामीण क्षेत्र से सीट तो निकाल पाते हैं, शहरी क्षेत्र से सीट नहीं निकाल पाते। कोलकाता और कोलकाता के आसपास, कोलकाता, हावड़ा, दमदम, ऐसे जगहों से भारतीय जनता पार्टी सीटें, अपेक्षित संख्या में सीट नहीं निकाल पाती, और जब तक हम इन सीटों को नहीं निकाल पाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ये सीटें निकालेगी, इसीलिए बंगाल में सरकार बनेगी, किसी भी कीमत पर बंगाल में सरकार बनेगी। ये टास्क, ये कैलकुलेशन
अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी यहां मौजूद थे, सबको दिया। और तो तीनों लेवल पर, संगठनात्मक स्तर पर, रणनीति बनाने में, सेट करने में और मुद्दे तय करने में सीधा आमने सामने का मुकाबला इस बार अमित शाह ममता बनर्जी से करते हुए आप देखेंगे। अमित शाह ने भावनात्मक रूप से भी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा टास्क दिया कि आप याद कीजिए, अमित शाह ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, ममता बनर्जी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए थे। उन दिनों को याद कीजिए, कैसे कार्यकर्ताओं को घर में घुस घुस कर उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कौन कौन सा व्यवहार किया था, उस दिन को याद कीजिए। केवल हमने सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बंगाल में बलिदान दिया है। उस बलिदान का हिसाब लेने का अवसर आ गया है, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं कहते हुए अमित शाह ने इस दौरे पर इस चुनाव को ममता बनाम शाह बनाने का पूरा प्रयास किया है। आप किस हद तक सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछले चुनाव की तुलना में क्या बेहतर प्रदर्शन करेगी या खराब प्रदर्शन करेगी, या बीजेपी ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब होगी, या फिर एक बार चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।